स्टूडेंट्स, हम लोग अभी स्टडी कर रहे थे सेल साइकिल। अब इसके बाद में उस सेल साइकिल को ठीक से समझने की ज़रूरत है। ये मेरा ऐसा मानना है कि जो मैं आगे डायग्राम बनाने चाह रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ऑर्डनरी जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इसी डायग्राम से कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो इस डायग्राम को आप 100% अच्छे से बनाएं, क्योंकि थोड़ी बहुत लैंग्वेज की स्टडी होती है, उसके बाद में एक मेन सेगमेंट आता है। तो सेल डिवीज़न का जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो ये सेगमेंट है जो हम आगे स्टडी करने चल रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो सेल साइकिल थी वो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होती है उस पर चर्चा की गई है। तो इसे अच्छे से बनाएंगे। सेल साइकिल, है ना, सेल साइकिल, कोशिका चक्र। तो आप देखें ध्यान से। ये एक चक्र है। अब इसमें यहाँ सेंटर से बिल्कुल एक सेंटर बना लें। इसमें इस सेंटर में इस जगह से लेकर यहाँ ये जो अवस्था है ये जीवन हो जाएगी, और ये जो अवस्था है, क्योंकि जीवन सबसे बड़ी अवस्था बताई गई है, यहाँ से ये एस हो जाएगी, और ये जो अवस्था है ये जो G2 अवस्था हो जाएगी। ये तो ये तो हो गई G1 और ये हो गई एस फेज, एंड दिस इज G2। ये G2 है, ये G1 है, ये S है। और यहाँ बड़े अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ हमको दोनों फेज बनानी है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज सबसे बड़ी होती है, प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ऐसे प्रोफेज और टीलोफेज लगभग बराबर होते हैं, लेकिन प्रोफेज सबसे बड़ा फेज माना गया है। ये एनाफेज को सबसे छोटी फेज मानते हैं। ऐसे ये कुछ इस तरीके से। तो ये हो गई प्रोफेज, ये हो गई मेटाफेज, ये एनाफेज एंड दिस इज टीलोफेज। ये जो हम देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ब्लू कलर का, ये तो है कैरियोकाइनेसिस, एंड दिस इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया कोशिका द्रव्य विभाजन, और कैरियोकाइनेसिस का मतलब हुआ केंद्रक विभाजन। और ये जो दोनों अवस्थाएं हैं यही कहलाती है एम फेज। एम फेज का मतलब हुआ विभाजन अवस्था, विभाजनावस्था, क्योंकि इसी में कोशिका विभाजित होती है।
अच्छा, तो फिर ये सब चीज़ें क्या है, यहाँ से चलते हैं। ये है इन TER इंटर PHA ऐसे इंटरफेस। तो यहाँ तक आती है इंटरफेस, मतलब ये पूरा का पूरा जो रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं इंटरफेस को शो करता है। यहाँ से चलो इंटरफेस, ओके। और ये कौन सी हो गई, डिवाइडिंग फेज, विभाजन अवस्था। अब इंटरफेज में हम देखें तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है। तो 24 आवर्स में कहा जा सकता है ये होता है 8 to 12 आवर्स या 10 to 12 आवर्स, 10 to 12 आवर्स, है ना। ये है 8 to 10 आवर्स, ऐसे ऑर्डिनरी जो कंसेप्ट है उसके बेसिस पे। ये होता है 4 आवर्स, और जो एम फेज है ये होता है 1 आवर्स। कितना, 1 आवर्स। ये तो ऐसे टोटल देखा जाए तो यहाँ पर हमें 3 प्रमुख अवस्थाएं नज़र आ रही हैं इंटरफेज में। कैरियोकाइनेसिस में हमें 4 अवस्थाएं नज़र आ रही हैं जिनकी हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और साइड में कैरियोकाइनेसिस भी हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं है कोशिका चक्र। इस तरीके से ये सेल साइकिल होगी, है ना। ध्यान से देखें, इनमें थोड़ा कोशिश इस बात की करें कि हमें डायग्राम देखते से ही सारी बातें क्लैरिफाई हों। नंबर 1 आप देख रहे हैं जीवन यहाँ पर बड़ी दिखाई दे रही है, ज़रा ध्यान से देखो। उससे छोटी एस फेज दिखाई दे रही है, उससे फिर छोटी जो है G2 फेज नज़र आ रही है। तो ये अब यहीं पर एक और फेज का कंसेप्ट है, वो है G0 फेज। ये इसी के अंदर आता है G0 फेज। G0 फेज को हम निलंबित अवस्था या सस्पेंडेड फेज भी कहते हैं। तो G0 को भी याद करें, हम पूरा डिटेल में इस पर बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि किस फेज में क्या होता है। तो ये है G1 फेज। क्या है, G1 फेज। इसे हम नाम देते हैं ग्रोथ फर्स्ट। ग्रोथ फर्स्ट कहलाती है। इसे हम हिंदी में कहें तो वृद्धि प्रथम कहलाएगी। इसी को हम नाम दें तो इसे प्री डिवाइडिंग फेज कहेंगे। क्या कहेंगे, प्री पोस्ट डिवाइडिंग फेज। ध्यान दें, पोस्ट डिवाइडिंग कैसे, अभी अभी ये डिवाइडिंग फेज है, ये विभाजनावस्था है। इसके ठीक बाद जीवन हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, यहाँ पर होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। तो हम इस अवस्था को एक नाम और देते हैं। क्या, इसे नाम देते हैं प्री डीएनए डिवाइडिंग फेज। क्या नाम दें हम, प्री डीएनए रेप्लिकेशन।
फेज, प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेज, ये जीवन के ही सारे नाम हैं। ठीक है, अब हम कुछ खास पॉइंट इसमें लिखने जा रहे हैं जो हमेशा आपको याद रखना है। नंबर 1, इसमें कहा जाता है कि यह सबसे बड़ी अवस्था है। नंबर 1 बात हो गई, सही है। फिर दूसरी बात है, इसी अवस्था में कोशिका विभाजन का निर्णय लिया जाता है। कोशिका विभाजन निर्णय, डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन, इसी अवस्था में लिया जाता है। इसके बाद में हम कह सकते हैं अधिकांश आरएनए अनुलेखन द्वारा बनते हैं। ऐसे अनुलेखन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, ये अनुलेखन की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा आरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन अधिक बनते हैं। याद रहे कि इंटरफेज की तीनों ही अवस्थाओं में प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन अधिक बनते हैं। मोस्टली नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रिपेयर इन G1 फेज। यहीं पर कोशिका विभाजन का निर्णय लिया जा रहा है। यहीं पर कहा जाता है कि आरएनए अनुलेखन द्वारा यहीं पर मोस्टली बनाए जाते हैं। और यहीं पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मतलब है कि वो सभी एंजाइम जो कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था में उपयोग होने वाले हैं, उन सब का निर्माण इसी अवस्था में प्रदर्शित होता है। ये चीज़ क्लियर। अब हम लेते हैं अगली अवस्था। इस अवस्था का नाम होगा एस फेज। कौन सी फेज? एस फेज। एस फेज, इसे हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज, निर्माण अवस्था, सिंथेसिस फेज। ठीक है, ये इसे कहने को तो ऐसे कह सकते हो, पोस्ट G1 फेज, प्री G2 फेज, ये भी नाम दे सकते हो। लेकिन इस फेज में क्या होता है, यह दूसरी बड़ी अवस्था है। नंबर 1 अवस्था है। फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें डीएनए रेप्लिकेशन से मतलब है डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए का डुप्लीकेशन। रेप्लिकेशन होता है मतलब 2C मॉडिफाई इन 4C। इसे हमेशा याद रखना। याद करो जब हमने आपको न्यूक्लियस पढ़ाया था उस समय, अच्छा क्रोमोसोम में हमने पढ़ा था आखिर C वैल्यू क्या होती है। तो उस टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि C वैल्यू का मतलब होता है
कि एक जीनोम में जितना डीएनए का अमाउंट होता है उसे हम सी से दर्शाते हैं, और ज़्यादातर जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड में डिवीज़न करती हैं, इसीलिए यहाँ पर 2C कंसेप्ट लिया गया है। डिप्लॉयड सेल में 2 जीनोम है तो 2n सेल है, तो 2n सेल का मतलब 2C, तो 2C 4C में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि इसमें मियोसिस की भी स्टडी संभव होती है और माइटोसिस की स्टडी भी संभव होती है। क्यों? क्योंकि मियोसिस को हम हैप्लॉइड सेल में स्टडी नहीं कर सकते, इसीलिए 2C 4C का कंसेप्ट यहाँ पर लिया जाता है। मतलब इस अवस्था में डीएनए की मात्रा को दोगुना कर दिया जाता है। अब इसमें तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन, क्या हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। एक और चीज़ जो एनसीईआरटी में लिखी है, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन इसी अवस्था में होता है। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, है ना, दोनों ही कंडीशन को याद रखना। सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का द्विगुणन, द्विगुणन से मतलब है डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल इसी स्टेज में 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये 4 पॉइंट इसके लिए खास है जो हमेशा आपको याद रखने हैं। 4 पॉइंट इसके लिए खास हैं जो हमेशा याद रखने हैं। अब हम अगली फेज लेते हैं, G2 फेज। G2 फेज, G2 फेज को हम क्या नाम दें? ग्रोथ सेकेंड। ये ग्रोथ सेकेंड है, इसी को हम नाम देंगे क्या? पोस्ट, वो हो गई पोस्ट डिवाइडिंग। तो अब अपन कहेंगे प्री डिवाइडिंग फेज, ये हो गई प्री डिवाइडिंग फेज, ठीक है। इसके बाद में हो जाएगा, उसमें है प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेज। तो यहाँ हम कह सकते हैं पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन फेज। ये यहाँ डीएनए रेप्लिकेट हुआ है तो इसके बाद की फेज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डीएनए रेप्लिकेशन के ठीक बाद की है। ये डिवाइडिंग फेज है, तो ये डिवाइडिंग फेज के पहले की सबसे वो है फेज। ओके, अब हम इस पर बात करें तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे? तो इसके पॉइंट्स कुछ ऐसे होंगे, यह अंतरावस्था की सबसे छोटी अवस्था होती है, अवस्था होती है। अंतरावस्था की सबसे छोटी अवस्था कह रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी G1 हो गई, उससे छोटी आपकी G2 हो गई, और अल्टीमेटली उससे भी छोटी आपकी G2। अब इसके बाद में हम बात करें, इसमें ट्यूबुलिन, ये बड़ा खास है। ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, निर्माण
होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन इसमें डेवलप होते हैं, जनरेट होते हैं। अच्छा जी, इसमें यहाँ तक कहा जाता है कि रिमेनिंग आरएनए आर सिंथेसाइज्ड इन G2 फेज। ऐसे याद रखना, क्वेश्चन भी बनता है, अनुलेखन यानी कि डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया किन अवस्थाओं में संपन्न होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो राइट आंसर देना होता है वो है G1 एंड G2, दोनों में ही आरएनए का निर्माण दर्शाया जा रहा है। कह सकते हैं इसमें बचे हुए रिमेनिंग आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, रिमेनिंग आरएनए आर डेवलप इनसाइड द G2 फेज। हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं बनेगा, क्लियर। मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन की यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, लेकिन असेंबलिंग इनका होगा प्रोफेज अवस्था में। ये बड़ी खास बात बताई जाती है। तो एक और चीज, कोशिकांग का विभाजन इस अवस्था में होता है, जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका, इसमें इनके डिवीजन की बात की जाती है। दे मे डिवाइड इनसाइड द G2 फेज, है ना। तो चार पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, इन्हें हमेशा याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्व रखते हैं, है ना। ये इस तरीके से ये सेल साइकिल, यही पूरी प्रोसेस हमें माइटोसिस में भी देखने को मिलेगी, यही प्रोसेस हमें मियोसिस में भी देखने को मिलेगी। इसमें डायग्राम में काफ़ी क्लैरिटी होना चाहिए। डायग्राम में आप इनकी जो सरफेस एरिया है या जो इसमें एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं उसमें ध्यान रखें। G1 को सबसे ज़्यादा आपको जगह देनी है, इसके बाद में को अवस्था को देना है। आप देख सकते हो 8 से 10 घंटे का समय लगता है, इसमें 12 घंटे तक का समय लगता है, इसमें 4 घंटे लगते हैं। तो कहा जाता है कि अंतरावस्था जो होती है उसमें संपूर्ण कोश का जो चक्र है उसका 95% से ज़्यादा समय काल उपयोग होता है, मोर देन 95% ऑफ टोटल सेल साइकिल। और डिवाइडिंग फेज में मात्र 1 घंटे का समय, मतलब 5% से भी कम समय काल का उपयोग होता है। तो निर्माण पहले किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर सेल में डिवीज़न होता है। वैसे भी कहते हैं कि चीज़ों को बनाने में लंबा समय लगता है, डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो डिवाइडिंग फेज इसलिए कम समय में संपन्न हो जाता है, जबकि हम देखें कि यहाँ पर जो फॉर्मिंग फेज है, निर्माण अवस्था है, वो एक लंबे समय तक यहाँ पर आपको नज़र आएगी, दिखाई देगी, है ना। तो आप इसे अच्छे से बनाएं, अच्छे से समझें। 100% आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और सेल डिवीज़न का मेरी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इम्पोर्टेंट पार्ट। तो ये एक सेल साइकिल का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल, सेल साइकिल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आप समझ लें, बना लें।
एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। कहा जाता है कि ये जो आप G0 फेज देख रहे हो, G0 फेज देख रहे हो, इस G0 फेज पर कई सेल्स आके अरेस्टेड हो जाती है, रुक जाती है। विभाजन की प्रक्रिया इसी अवस्था में आके रुक जाती है, इसलिए हम इसे सस्पेंडेड फेज भी कहते हैं, निलंबित अवस्था भी कहते हैं। और ये यहाँ पर अगर कोशिका को डिवाइड होना है तो फिर यहाँ ट्रिगर प्रोटीन आती है, जिसे हम साइक्लिन प्रोटीन कहते हैं। 2002 में ये प्रोटीन डिस्कवर हुई थी, साइक्लिन प्रोटीन। और साइक्लिन प्रोटीन जब आती है तब यहाँ से ये डिवीज़न की प्रोसेस आगे बढ़ती है, और इसीलिए हम G0 को चेक पॉइंट या फिर अरेस्टिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ लंबे समय तक एक कोशिका इसी अवस्था में रह सकती है। जैसे NCERT ने कुछ कोशिकाओं की बात भी करी है, जैसे कि हार्ट सेल, हृदय कोशिका नॉर्मली डिवाइड नहीं होती है। वो कोशिका G0 फेज पर या G0 फेज पर अरेस्टेड होती है। कहा जाता है, NCERT ने क्लियर कट कहा है, हृदय की कोशिका ज़रूरत पड़ने पर ऑन रिक्वायरमेंट ही डिवाइड होती है, अदरवाइज वो नॉर्मली डिवाइड नहीं होती। ठीक है, ओके। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, जब आप प्लांट एनाटॉमी पढ़ोगे तो वहाँ पर आप ये बात देखोगे कि जो परमानेंट सेल है, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं हैं, वो भी G0 फेज पर ही अरेस्टेड रहती है। तो सेल को डिवाइड होना है तो होगा ये कि यहाँ ट्रिगर प्रोटीन आएगी, यहाँ साइक्लिन प्रोटीन आएगी, और जब वो प्रोटीन आएगी तो एक तरीके से वो इंडिकेशन होता है, एक तरीके से वो एक माध्यम होता है जिसकी वजह से आगे चल के सेल डिवीज़न के प्रोसेस को प्रमोट किया जाता है। अगर वो प्रोटीन नहीं आती है तो अल्टीमेटली ये सेल डिवीज़न की प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो जाती है, यहीं पर रुक जाती है। तभी तो कहा जाता है, आगे पढ़ोगे लेकिन कंसेप्ट यहीं पर है उसका, about 50% cell of meristem gradually lost their capacity of cell division and arrested on G0 phase and convert in permanent tissue, while the remaining 50% retain their property of cell division and represent continuous cell division. तो ये परमानेंट टिश्यू के फॉर्म में आप देखोगे। ये बात एकदम से समझ में ना आए चलेगा, लेकिन यहाँ इतना कंसेप्ट याद रखो कि परमानेंट जो टिश्यू होता है, स्थायी ऊतक होता है, वो भी G0 अवस्था पर ही अरेस्टेड होता है, यानी कि इस पॉइंट पर अरेस्टेड होता है। एक तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो जो कोशिकाएं लिविंग हैं, जीवित कोशिकाएं, और जिनमें डिवीज़न की प्रक्रिया पाई जाती है, अगर वो कंटिन्यूस डिवाइडिंग कंडीशन में है, जैसे विभज्यों तक हैं कंटिन्यूस डिवाइडिंग कंडीशन में, तो कहा तो यहाँ जाता है कि कोशिका चक्र की इस अवस्था में सभी कोशिकाएं एक बार सस्पेंड हो जाती हैं, इस कोशिका चक्र से बाहर निकाल दिया जाता है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि ये क्वेसेंट फेज में चले जाते हैं। लेकिन जिस कोशिका को डिवाइड होना है उसके लिए ट्रिगर प्रोटीन आएगी, उसके लिए साइक्लिन प्रोटीन आएगी, और वो डिवीज़न की प्रक्रिया को आगे पुशअप करेगी या प्रमोट करेगी या उसे आगे की तरफ बढ़ाएगी। लेकिन जिस सेल के लिए ट्रिगर प्रोटीन नहीं आएगी, वो सेल डिवीज़न की प्रक्रिया इसी पॉइंट पर आके अरेस्टेड हो जाएगी। ये चीज़ एक बार यहाँ से आगे बढ़ती है तब फिर G1 कंप्लीट होगी, S कंप्लीट होगी, G2 कंप्लीट होगी, अदरवाइज इसमें फर्दर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, वो वहीं पर इसी जगह व्यवस्थित रहेगी।
इसी जगह एक बात और समझ लेते हैं, हालांकि अपन आगे लिखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि इंटरफेज को विश्रामावस्था भी कहा जाता है। विश्रामावस्था क्यों कहते हो? विश्रामावस्था कहने के पीछे वजह यह है कि एक कोशिका लंबे समय तक इंटरफेज अवस्था में रहती है, अंतरावस्था में रहती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसकी मॉर्फोलॉजी में या फिनोटाइप बेसिस पर आकार रूप से अगर हम सूक्ष्मदर्शी में देखें तो इसमें हमें कोई परिवर्तन ज़्यादा नज़र नहीं आता, जबकि इसे सबसे ज़्यादा एक्टिव फेज माना गया है। इंटरफेज इज ए हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल। कोश का विभाजन की सबसे ज़्यादा सक्रिय अवस्था है। सक्रिय अवस्था होने के बावजूद भी इसे हम रेस्टिंग फेज या विश्राम अवस्था कहते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि हमें माइक्रोस्कोप में कोई भी बहुत बड़ा चेंजेस नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे ही हम डिवाइडिंग फेज में जाते हैं तो डिवाइडिंग फेज में जहाँ कैरियोकाइनेसिस हो रही है वहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से माइक्रोस्कोप में डिफरेंट चेंजेस नज़र आते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ सब्सटेंसेस का नॉर्मली फॉर्मेशन नहीं होता। वहाँ पर जो भी बन चुका है उसे इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करने की बात की जाती है। वहाँ समान 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। वहाँ नॉर्मली सब्सटेंस जनरेट नहीं किए जाते। सब्सटेंस जनरेट किए जाते हैं इस इंटरफेज में। अंतरावस्था में डिफरेंट सब्सटेंस को बनाना है और उन्हें डिवाइडिंग फेज के जरिए समान 2 भागों में बांटकर 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करना। इसीलिए आप समझिए, इसे हमने ग्रोथ फर्स्ट नाम दिया है। मतलब ये है कि ये मेटाबॉलिक एक्टिव है, यहाँ पर डिफरेंट सब्सटेंस को प्रिपेयर किया जा रहा है। रिक्वायर्ड सारे एंजाइम जो कि नॉन स्टॉर्म प्रोटीन के फॉर्म में है वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो एंजाइम सब जाके वर्क करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। यहाँ से इसमें आगे की जो क्रोमैटिन नेटवर्क है उसमें कॉइलिंग कंडेंसेशन आगे स्टार्ट होगा प्रोफेज में, तो उसके लिए जितनी भी रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो सब यहीं पर बनाई जा रही है। नॉन स्टॉर्म प्रोटीन बन रहे हैं, यहाँ पर आरएनए का अमाउंट बनाया जा रहा है। आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, तीनों प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन यही इसी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। ये बात नहीं है कि आरएनए यहाँ पर नहीं बनेंगे, आरएनए बनेंगे, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन अगर आपको बनानी है तो आरएनए का फॉर्मेशन भी करना पड़ेगा। लेकिन मेजॉरिटी में कहा जाता है कि यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन। सोचो, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ लिखा होता तो फिर आरएनए कहाँ बनाए जाते हैं? तो आरएनए बनते हैं और उससे फिर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस फर्दर इसके बाद में आती है। यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्लियर कट कहा है कि जीवन अवस्था में डीएनए का द्विगुणन रेप्लिकेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो नॉन स्टॉर्म प्रोटीन है उसका निर्माण हो रहा है जीवन में, और फिर वो जो एंजाइम है वो पार्टिसिपेट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। यहाँ पर एक बात और बड़े ध्यान से समझने लायक है, वो ये, आखिर कोश का विभाजन किस लिए किया जा रहा है? कोश का विभाजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोश का विभाजन में के जरिए आनुवांशिक लक्षण जनकों के पुत्री कोशिका में स्थानांतरित होते हैं। यानी कि हजारों करोड़ों वर्ष का जो विकास क्रम चल रहा है, जो इवोल्यूशन चल रहा है, उसके तहत होता क्या है कि जीवों का जो डीएनए है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, और वो भी इक्वल अमाउंट में। मतलब ये कि इंसान के शरीर में 46 गुणसूत्र मौजूद थे और वो हमेशा ही हर इंसान में प्रेजेंस है। इसको अगर बेस माना जाए तो ओवरऑल सारे इंसान एक ही पूर्वज की संतान है। क्यों? क्योंकि उनमें भी 46 क्रोमोसोम थे और हमारे अंदर भी थे। आने वाली पीढ़ियों में भी 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे। 46 क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जो 2C है वो फिक्स है, मतलब डीएनए का अमाउंट फिक्स है, डीएनए की मात्रा फिक्स है। ये आप 12th में जाके पढ़ोगे कि मनुष्य के
जीनोम में जो डीएनए है वो उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं वो 3.3 10⁹ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। अगर ये अभी डिजिट समझ में नहीं आई चलेगी, लेकिन मैं इस डिजिट के जरिए आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सब इंसानों के अंदर जो डीएनए है वो उसकी लंबाई बराबर है, उसमें न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स की भी संख्या समान है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डीएनए सेम है। अब इस समान चीज़ को आप दो भागों में बांटना चाहते हो तो उसमें एक स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और वही प्रोसेस है ये सेल साइकिल। इसमें जो निर्मित है 2C जो 4C में कन्वर्ट हुआ है, वो जो 4C है वो दोबारा 2C में कन्वर्ट होकर दो डॉटर सेल निर्माण करने जा रहा है। और वो जो दो डॉटर सेल्स में ये जो डिवीज़न होगा यहाँ, इससे जो दो डॉटर सेल बनने जा रही हैं, तो इसमें भी 2C होंगे और इसमें भी 2C ही होंगे। ये हो जाएंगी डॉटर सेल। कौन हो जाएंगी? ये डॉटर सेल हो गई, ये पेरेंटल सेल हो गई। तो यहाँ डीएनए डबल हो गया है ना, 4C में कन्वर्ट हुआ, 4C फिर से दो सेल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि सबके अंदर डीएनए का अमाउंट सेम ही रहा। और इसी सिमिलरिटी को मेंटेन करने के लिए, इसी समानता को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थापित रखने के लिए यहाँ पर ये डीएनए का रेप्लिकेशन किया गया है, और इसी के बेसिस पर आनुवांशिक कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ऐसे अब ये कैसे स्थानांतरित होते हैं ये हम मियोसिस में पढ़ेंगे, किस तरीके से इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, किस तरीके से लिंकेज की प्रक्रिया को शो करते हैं। ये प्रक्रियाएं हम आगे मियोसिस में स्टडी करेंगे। इसके बाद में ये जो G2 फेज है, इसे भी हमने ग्रोथ सेकंड कहा है। तो सोचने की बात ये है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव तो ये भी है, तभी तो यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब हुआ कि यहाँ पर सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन चल रहा है। ये रेस्टिंग फेज नहीं है। बोली जाती है, बोली सिर्फ इस वजह से जाती है क्यों? क्योंकि हमें माइक्रोस्कोप में कोई भी बहुत बड़ा चेंजेस नज़र नहीं आएगा, लेकिन ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ सेकंड। अब इसमें जो ग्रोथ सेकंड की कहानी है, G2 की कहानी है, वो ये है, मेच्योरिटी में टाइम पीरियड तो यहाँ कंज्यूम हो चुका है। अब ये प्रोसेस सीधे डिवीजन की ओर जा रही है। तो डिवीजन के लिए अब जो G1 और S के अंदर निर्मित नहीं हुआ है, फॉर्मेशन सब्सटेंसेस का नहीं हुआ है, एक्चुअली अब वो फॉर्मेशन कहीं ना कहीं अगर इनमें कुछ बच गया है, रिमेनिंग सब्सटेंसेस हैं, स्पिंडल फाइबर का बहुत बड़ा रोल है, जिन्हें हम एस्ट्रल एपरेटस के नाम से जानते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर एक और काम कर दिया गया था कि सेंट्रियोल को डिवाइड कर दिया गया। ये सेंट्रियोल सेल के दोनों पोल्स पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे, फिर वो क्रोमोसोम को दो पोल्स पर ले जाएंगे। क्रोमोसोम को पोल्स पर ले जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए भी दो ध्रुवों पर पहुँचेगा, तभी वहाँ पर दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन इसलिए यहाँ बनाए जा रहे हैं क्योंकि इनका उपयोग होने वाला है। ये जो सेंट्रियोल वहाँ से डिवाइड हुए हैं, ये पोल्स पर मूव होंगे, और पोल्स पर मूव होने के बाद में इन्हें एस्ट्रल एपरेटस का फॉर्मेशन करना है, मतलब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना है। तो स्पिंडल फाइबर यहाँ जनरेट होंगे जो बाद में डिवीज़न की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे और अल्टीमेटली डिफरेंट सब्सटेंसेस को ये माइग्रेट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट है ना। तो मैं इससे रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ यहीं पर, ठीक है, फिर बात करेंगे। यहाँ पर ठीक है, तो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन कहाँ ये
जैसे में कौन का जीव अवस्था में पाई जाती हैं, ऐसे हार्ट सेल, दूसरी है मेरिस्टेम विभज्योतक, तीसरी कोशिका है परमानेंट टिश्यू, और चौथा ऑप्शन है इसमें ईस्ट सेल। नो, इसमें ऐसे ऑप्शन बनाना होगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। राइट आंसर क्या होगा हमारा? फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। परमानेंट सेल भी G0 पर अरेस्टेड रहती है, हार्ट सेल भी G0 पर अरेस्टेड रहती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनता है कोशिका चक्र में यदि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया अवरुद्ध होती है तब वह कहलाती है। ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन बना है नीट के अंदर। पहला सस्पेंडेड फेज, निलंबित अवस्था, दूसरी है जीवन फेज, तीसरा है G2 फेज, क्या नाम दोगे? और फोर्थ है S फेज। तो ऑब्वियसली इसमें हमें सस्पेंडेड, निलंबित अवस्था, या इसी को हम कहते हैं, इन दोनों में एक और आता है क्विसेंट फेज। तो क्विसेंट फेज एनसीईआरटी ने सब लिख रखा है, क्विसेंट ज़्यादा सही आंसर माना जाएगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में सस्पेंडेड फेज नाम दिया जाता है। ठीक है, ये इसके बाद में कोशिका चक्र का क्रम तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, निम्न किस अवस्था में आरएनए मुख्य
रूप से निर्मित होते हैं तो हम क्या नाम दें? पहला ऑप्शन G1 फेज, सेकंड S फेज, थर्ड G2 फेज, फोर्थ बोथ G1 एंड G2। राइट आंसर अपन क्या लगाएंगे? ये G1 एंड G2 है ना। तो ज़्यादातर कहीं ना कहीं मुख्य रूप से इसी में निर्मित होते हैं। अब आता है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सेंट्रोसोम तथा डीएनए का द्विगुणन किस अवस्था में पाया जाता है? ऐसी कंडीशन में क्या करोगे आप? वो है G1 फेज, ऑप्शन इस तरीके से है। दूसरा है G2 फेज, ठीक है। तीसरा है S फेज, चौथा है बोथ, सेकंड एंड थर्ड। तो क्या नाम दो? आंसर क्या है? आंसर है आपका S फेज। इस टाइप की काफ़ी इम्पॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है जो हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को इसी टाइम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो कि संभावित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सेल डिवीज़न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पूरा ही कई बार मैंने आपसे बोला है, साइटोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है फर्दर बायोलॉजी की स्टडी के लिए, है ना। तो हर सेगमेंट में काफ़ी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इस डिवीज़न से कम 2 या 3 डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें से भी जो सेल साइकिल वाला सेगमेंट है उससे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और बनाते हैं जो हमारे मॉड्यूल में अरेंज्ड है। क्या कारण है कि अंतरावस्था को विश्रामावस्था का मतलब रेस्टिंग फेज कहा जाता है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट रीज़न, इसमें कोशिका उपापचय निष्क्रिय है। दूसरा, इसमें कोशिका उपापचय सक्रिय सूक्ष्मदर्शी में बाह्य आकारिकीय
परिवर्तन प्रदर्शित न होना, ये कोशिका का निलंबित अवस्था में होना। ऐसे तो इसका राइट आंसर ये माना जाएगा। नो डाउट विश्राम अवस्था कहने के पीछे वजह ये है कि उपापचय तो ये सक्रिय है ना, उपापचय निष्क्रिय नहीं है। और कोशिका का निलंबित अवस्था में रहना, सस्पेंडेड फॉर्म में रहना, तो ये भी उसकी वजह नहीं है। कोई भी सेल हो, इंटरफेज तो आएगी, इंटरफेज आएगी तो उसमें विश्राम अवस्था हम मानेंगे। अच्छा, अब हम इसी में क्वेश्चन को मॉडिफाई करके इसी को एक और रूप में समझना चाहेंगे। अच्छा, अंतरावस्था को विश्राम अवस्था इसका क्वेश्चन चेंज करके एक और क्वेश्चन इन्हीं के बेसिस पर स्टडी करते हैं। जैसे विश्राम कोशिका चक्र की विश्राम अवस्था इंटरफेस के लिए सत्य है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। सत्य है, इनमें कोशिका उपापचय निष्क्रिय, उपापचय सक्रिय, सूक्ष्मदर्शी में बाह्य आकार की परिवर्तन प्रदर्शित नहीं होते। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको चेंज करके लिखना होगा कौन दोनों सेकंड तथा थर्ड दोनों। तो हम आंसर यहाँ क्या बनाएंगे? इसमें ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसी परिस्थिति में हमारा आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विश्राम अवस्था के लिए दोनों सही है, मतलब सेकंड भी सही है और इसमें थर्ड भी सही है। ये छोटी छोटी माइन्यूट बारीकियां हैं जो हमें समझनी है और इनके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है जो संभावित है, नॉर्मली ये नहीं आया है लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या? निम्न में से कौन सा जीव G0 अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है ना? इसमें पहला है जैसे ईस्ट, ठीक है। दूसरा है मेरिस्टेम, तीसरा है हार्ट सेल, चौथा है बैक्टीरिया। बताइए किसमें G0 अवस्था प्रदर्शित नहीं होगी?
तो वो होगा बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया में सेल साइकिल प्रेजेंस ही नहीं होती है, और जब प्रेजेंस ही नहीं है तो जाहिर सी बात है तो उसमें सेल साइकिल का कि कोई भी स्टेजेस वहाँ पर प्रेजेंस नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है वो यहीं पर डिस्कस किए हैं। आप अपने मॉड्यूल के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें जो हमने आपको अपलोड किया है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहें। एनसीईआरटी को एक एक लाइन पढ़ें, एक एक लाइन आपकी कवर अप होगी इस स्टडी के दौरान, और यही है। मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, टेंशन न लें, घबराएं ना, एक एक क्वेश्चन आपका कवर अप होगा। जैसे अभी माइटोसिस मियोसिस के कोई क्वेश्चन सामने आएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी वो स्टडी नहीं किया है, वो हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन जो इंटरफेज या सेल साइकिल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास अभी पहुंच चुकी है। इसके बाद की जो स्टडी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझने की ज़रूरत है। वो है माइटोसिस, वो है मियोसिस। इसमें हम एक और स्टडी करेंगे, एमाइटोटिक डिवीजन। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि बातें समझ पा रहे होंगे। मैं बहुत फास्ट भी नहीं पढ़ाता हूँ आपको कि आसानी से वो समझ में ना आए, इसीलिए मैं एक एक शब्द आपके इस पर लिखना चाहता हूँ जिससे कि आप अपने नोटबुक में बनाएं और घर पे बैठकर ही इन सब चीज़ों को अपने लंबे समय तक इन्हें पढ़ सकें। क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहें। सीएलसी हमेशा बच्चों के साथ है, ये आप महसूस करते हैं, इसे फील करते हैं कि स्टडी का जो पैटर्न है, टीचिंग का जो पैटर्न है वो किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, बच्चों की समस्याओं को किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, ये तुम सब लोग समझते हो। और इस तरीके से सहयोग बनाए रखें और डेफिनेटली हम इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे और फिर से नए सिरे से सारी चीज़ों को हम महसूस करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली बार।